eighth, seventh, sixth, fifth, fourth, third, second, first. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करना चाहेंगे रामोन डीनो के बारे में। और रामोन डीनो के बारे में गाइस मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि टाइलर मेनियन ने आर्नो क्लासिक के बाद में जो उनका पॉडकास्ट वगैरह हुआ था उसके अंदर ये बताया था कि रामोन डीनो को उनकी मस्कुलैरिटी वापस चाहिए, जो मिस्टर ओलंपिया में वो कैरी कर रहे थे बट आर्नो क्लासिक ओहायो में वो कैरी करते हुए नहीं दिखे। और जिस चीज़ ने उनको वो टाइटल, उनको वो आर्नो क्लासिक का शो कॉस्ट करा, तो वही चीज़ अब वापस चाहिए। और साथ में गाइस एट द सेम टाइम जिस तरह से क्रिस जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं इस टाइम पर, दैट इज गोइंग अनदर वे। और वेस्ली जिस तरह से केम आउट ऑफ नोवेयर, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह से वेस्ली आएंगे 7th प्लेस से और सीधे रामोन डीनो तक को बीट कर देंगे। तो रामोन डीनो इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड नो सरप्राइज गाइस, इन सब चीज़ों के बाद में रामोन नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। बट लुक एट दिस, ये वीडियो मैंने देखा और मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। Top 10, 9th place, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, first. दिस इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन रामोन नीड्स। फ्लैक्स लुइस के साथ ये ट्रेन कर रहे थे और फ्लैक्स लुइस इनको किस तरह से मोटिवेट कर रहे थे ये तो आपने देख ही लिया होगा। वही चीज़ गाइस जो रामोन को हमेशा कॉस्ट कर रही है, मतलब हमेशा वो इतनी अपनी प्लेसिंग ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद 2nd प्लेस उनके लिए एक ऐसी बाधा बन गई है जैसी केविन लवरोनी के लिए बन गई थी। और अब ये चीज़ मिस्टर ओलंपिया से उठकर इवन आर्नो क्लासिक तक में आ गई है, वहां पर भी वो 2nd प्लेस पर रुक गए। पहले क्रिस के सामने वो कई बार 2nd प्लेस आए, यानी कि 2 बार। उसके बाद अब आर्नो क्लासिक में भी वेस्ली ने उनको बीट करके 2nd प्लेस पर प्लेस कर दिया। और इसी तरह से फ्लैक्स लुइस उन्हें पुश कर रहे थे सेकंड बोलकर। ये देखने में बहुत ही मजा आ रहा था और मैं आपको भी दिखाना चाहता था। एक तरह से इनका ट्रिगर पॉइंट था ये। एंड डैम, इस चीज़ को देखते हुए ना मुझे गूज़बम्स आ गए थे और आई होप आप लोगों को भी आ गए होंगे। बट एनीवेज गाइस, रामोन पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है खुद को प्रूव करने का, दोबारा से अपनी प्लेसिंग अप करके कम से कम 2nd प्लेस पर आने का, क्योंकि इस वक्त ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मोमेंटम। इस वक्त उनसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो 2nd प्लेस पर आएंगे या 3rd प्लेस पर आएंगे। मतलब इस वक्त उनकी बात होना एक तरीके से हर एक चैनल ने, हर किसी ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब तक इट वॉज मोर लाइक नो वन कैन टेक रामोन्स प्लेस। रामोन ने अपना आपको सीमेंट कर दिया था 2nd प्लेस पर, बट अब जैसे ही उनकी एक बार प्लेसिंग गिरी, वो भी मिस्टर ओलंपिया में नहीं, सिर्फ आर्नो क्लासिक में, लोगों ने उनके बारे में बात करनी बंद कर दी। और ऐसा ही है, ऐसा ही कंपेटिटिव है क्लासिक डिवीजन। तो रामोन बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत इंटेंसली ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा साइलेंट भी हो गए हैं वो हर अपडेट को लेकर। अभी हम उनकी फिजिक अपडेट कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। अभी हमें सिर्फ उनकी वर्कआउट वीडियोज़, उनकी ट्रेनिंग वीडियोज़ और जो भी वो पॉडकास्ट वगैरह अटेंड कर रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अब एक चीज़ तो क्लियर है गाइस, अब तक जैसे मैंने आपको बताया कि रामोन 2nd प्लेस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार समझे जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से रामोन बीट हुए, रामोन को प्लेसिंग में बीट करा आर्नो क्लासिक में, अब इट्स मोर लाइक एनीवन कैन कम गुड और उसके बाद वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। इवन रामोन डीनो इज रिप्लेसेबल, जो कि पहले हम नहीं मान रहे थे गाइस। बट इज क्रिस रिप्लेसेबल? क्या क्रिस को रिप्लेस करा जा सकता है? क्रिस की जगह कोई और ले सकता है? वेल, ये तो गाइस टाइम ही बताएगा। लेकिन क्लासिक डिवीजन एक इतना ज़्यादा कंपेटिटिव डिवीजन होता जा रहा है कि हमने रामोन डीनो को रिप्लेस होते हुए देख लिया। टेरेंस रफिन मैन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सीमेंट कर चुके थे, उनको भी रिप्लेस होते हुए देख लिया। तो अब क्या हम वेस्ली विजर्स को भी रिप्लेस होते हुए देखेंगे या फिर पहली बार हम देखेंगे क्रिस बम्पस्टेड को रिप्लेस होते हुए? वेल, ये तो मैन देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और टाइम इस चीज़ को रिवील कर ही देगा। बट अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर और वो है गाइस अली बिलाल के बारे में। एंड रिसेंटली गाइस आई सॉ हिज अपडेट। मतलब मैं इस अपडेट को शायद कवर नहीं करता क्योंकि कुछ टाइम से मैंने अली बिलाल की अपडेट्स देखी और मुझे नहीं लगा कि मैं मतलब कवर करूंगा, मतलब मुझे इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। बट अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करी एंड व्हेन आई सॉ हिज अपडेट आई वाज लाइक डैम, ये तो कवर करनी ही पड़ेगी मैन। इतनी ज़्यादा क्रेजी इनकी अपडेट ये लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा डैम। तो अनदर टॉप 10 मिस्टर ओलंपिया में इज बीइंग गाइड गाइज, मतलब टॉप 10 के लिए दोबारा से जाने वाले हैं। एक बार ये जा चुके हैं, लास्ट ईयर ये नहीं आ पाए अब, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार ये फिर से आ जाएंगे। जिस हिसाब से इनकी इंप्रूवमेंट्स लग रही हैं, जिस हिसाब से इनके प्रपोर्शंस लग रहे हैं इस अपडेट के अंदर, मतलब प्रपोर्शंस देखो आप, कितने ज़्यादा वाइड शोल्डर्स इनके लग रहे हैं, वेस्ट इनकी कितनी ज़्यादा टाइनी लग रही है। आप इनके बाइसेप्स देखोगे तो बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर वाले लग रहे हैं, मतलब मेंस फिजिक वाले तो लग ही नहीं रहा है। लेकिन मैन अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स, प्रॉपर डिटेल लग रहे हैं। इनकी बैक देखो किस कदर डिटेल लग रही है ये, मतलब मसल मास बहुत ज़्यादा ऐड करी गई है, बैक पे डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करा गया है। जो जो एरियाज में इनको वर्क करने बोला था गाइस, एब्सोल्युटली इन्होंने वर्क कराया। अभी आई थिंक 6 डेज आउट हैं पिट्सबर्ग प्रो से। यस गाइस, इसी वीक ये कंपीट करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में, तो वहाँ देखने में मज़ा आएगा। लेकिन जैसा पैकेज इन्होंने कर लिया है मैन, द बैक, सो मच डेप्थ हैज़ बीन एडेड टू इट।
मतलब मजा आ गया बिल्कुल देखने में। साइलेंटली इन्होंने वर्क पुट ऑन करा है। एक बार टॉप 10 आने के बाद जब आप बाहर निकल जाओ ना, इन्होंने फिर से वही डेडिकेशन दिखाई है कि मैन नहीं, आई एम नॉट अ वन हिट वंडर, मैं दोबारा से ये चीज़ करूँगा और मैन एब्सोल्युटली ये पैकेज मुझे लग रहा है फिर से वही कमाल कर दिखाएगा। बाकी अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको देखने के बाद, इनकी डिटेल देखने के बाद, किस तरह से इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं, साइज ऐड करा है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद। तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद 6 दिन बाद ही हमें पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट होता है और स्टेज पर ये कैसा पैकेज लेकर आते हैं। बाकी अब अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है उर्स केल्सिंस्की के बारे में। एंड उर्स केल्सिंस्की ने अभी एक बहुत बड़ी चीज़ करी है, मतलब ओलंपिया टीवी के एक पॉडकास्ट पर। And I listened to what Chris Bumstead said before me, and he's having a lot of other stuff to do right now, and I don't. I'm living in my little apartment in Berlin, going to this gym, the bunker downstairs. ही कॉल्ड आउट एवरीवन मैन, मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे क्लासिक डिवीजन को कॉल आउट करा और ख़ास तौर पे क्रिस बम्स्टेड को भी कॉल आउट करा कि सब लोग वेकेशंस पे जाते हैं, सब लोग फैमिली से मिलने जाते हैं, आई डोंट, मैं नहीं जाता, मैं अपने बंकर में, अपना जो भी जिम है मेरे बेसमेंट में, वहाँ पर ट्रेन करता रहता हूँ। दे ऑल हैव अ लॉट ऑन प्लेट, मतलब इन लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें डील करने के लिए और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं वो गाय हूँ जो क्रिस को बीट कर देगा एंड मैं इस साल ये प्रूव कर दूंगा आप सबको। बट मैन कई बार ये उस पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन इस तरह से कॉल आउट उन्होंने किसी को भी या फिर क्रिस को अब तक तो नहीं करा था, जिस पर टेरेंस रफी ने तो रिप्लाई करना भी ज़रूरी समझा और उन्होंने इस चीज़ पर रिप्लाई भी करा और हंसते हुए इमोजी डालते हुए काफ़ी ट्रोलिंग टाइप पे करा। उन्होंने यहाँ पर बोला कि बोल्ड वर्ड्स एक ऐसे बंदे से जो 7th प्लेसर से हार गए, जो मिस्टर ओलंपिया में 7th प्लेस पर आया था, यानी कि वेस्ली विजर्स की इन्होंने यहाँ पर बात करी कि वो उनसे हार गए हैं आर्नोल्ड क्लासिक में और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि आप फर्स्ट प्लेसर यानी क्रिस बम्स्टेड को कॉल आउट कर रहे हो, तो ये कहीं से भी ऐसा समझ में नहीं आता। एंड दिस वॉज अ रियली ग्रेट बर्न गाइस, मतलब बहुत ही सैवेज रिप्लाई था टेरेंस रफेन का। लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक करा इनके कॉमेंट को। आई मीन श्योरली अ बर्न मैन। आई डोंट नो किस तरह से उसने सीबम को यहाँ कॉल आउट करा, जबकि वो बियॉन्ड से भी हार गए इस बार तो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में प्लेसिंग में, और साथ में रामॉन से भी, वेजली से भी। तो आप चैंप को किस तरह से कॉल आउट कर सकते हो जब बाकी और 3-4 लोग आपको बीट करना भी बाकी है। बट गाइज उसके पास पोटेंशियल तो है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, फिजिक बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है। बट उसके साथ इशू वो नहीं है गाइज जो कॉमन है, जो सबके साथ है। मतलब एक फुलनेस लाने वाला इशू आ जाता है लोगों के साथ, एक पीक हिट करने वाला इशू आ जाता है, एक कंडीशन लाने वाला इशू आ जाता है, लेकिन उसके साथ इनमें से कोई भी इशू नहीं आता। उर्स के साथ तो एक दूसरा ही इशू चल रहा है मैन। उर्स के साथ जो इशू है वो है इनको साइज चाहिए। उर्स नीड्स साइज, इनको अपने आंस और मास ऐड करनी है, इनको अपनी बैक को सीरियस वे में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, थिकनेस ऐड करनी है, डिटेल ऐड करनी है, डेप्थ ऐड करनी है, और वो चीज़ जब तक ये नहीं करेंगे मैन, उर्स के चांसेस नहीं बनेंगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अपनी रीसेंट फिजिक अपडेट शेयर करी है और थोड़ा सा यस ये ऑफ सीजन में है, लेकिन उसके बाद भी गाइस देख रहे हो किस तरह से श्रेडिड ये लग रहा है, पूरी तरह से पील लग रहे हैं, पूरी तरह से डाइस लग रहा है। आई मीन इस तरह से अभी इस पॉइंट पर इनको श्रेडिड होने की क्या ज़रूरत है? क्या इनको साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या इनको पूरी तरह से एक ऑफ सीजन में नहीं जाना? मैन आई डोंट नो अब ये किसी शो में दोबारा से compete करने का प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मसल मास अभी भी इनके फ्रेम पर उस तरह से दिख रही है। आई मीन यस ही गॉट अ लिटिल बिगर, थोड़े से बिगर साइड पे लग रहे हैं, बट क्रेडिट तो अभी भी उसी तरह से है। बट एक जब तक ये अपनी बैक को डेवलप नहीं कर लेते गाइस, क्योंकि ऑफ सीजन में अभी तो ये उस तरह से ऑफ सीजन में नहीं गए प्रॉपर, लेकिन जब भी ऑफ सीजन में जाते हैं ये बहुत इंप्रेसिव लगने लग जाते हैं। तो क्या एक ओपन डिवीजन उसके लिए सही डिवीजन नहीं है? क्योंकि गाइस सबके बारे में ये बात करी जाती है, रामॉन डीनो को हम बोलते हैं, स्टेफन मटाला को भी हम बोलते हैं कि ओपन डिवीजन में जाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से गाइस जिस तरह से जब पूरे प्रॉपर ऑफ सीजन में उर्स केल्सिंस्की जाते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग एथलीट लगते हैं, अमेजिंग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। तो आई थिंक इनको एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रही है ये चीज़, और इनकी बॉडी जिस तरह से बहुत स्पीड से मसल मास गेन करती है, वाटर रिटेन करती है, एवरीथिंग करती है, ही स्टार्ट्स लुकिंग वेरी बल्की। तो उस तरह से मुझे लगता है इनकी बॉडी ऑल्सो वांट्स टू ग्रो, ये उसको पूरी तरह से रोकते हैं और यही चीज़ इनके अगेंस्ट जा रही है गाइस। मेरे हिसाब से क्लासिक डिवीजन में अभी इनके पास इतना स्कोप नहीं है जितना ओपन डिवीजन में जाने के बाद इनके पास होगा, क्योंकि शेप एब्सोल्युटली अमेजिंग है, लाइंस एब्सोल्युटली अमेजिंग है, मसल मास ही कैन डेफिनेटली ग्रो, लेग्स इनके अच्छे हैं, उस पर और थोड़ा वर्क कर सकते हैं। बाकी मैन मुझे सच में यही लगता है उसके बारे में। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो बैक पर भी काफ़ी डेवलपमेंट चाहिए, अभी बैक इनकी उस लेवल की नहीं है। प्लस वेट कैप, जब भी ये ऑफ सीजन स्टार्ट करते हैं ना तो इनका वेट कैप ऑलरेडी हिट हो चुका होता है, ये काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं उसके, फिर कट डाउन करके इनको वहीं पर आना होता है। उसके बाद उनकी उतनी ज़्यादा डिटेल, उतना ज़्यादा साइज़ उनके फ्रेम पर पता नहीं लगता। तो वही चीज़ है, उसको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी एनीवेज इस साल क्या आपको लगता है कि उर्स टॉप 3 में प्लेस कर पाएंगे? मुझे तो लगता है इस बार ये टॉप 3 के भी बाहर हैं, 4th या 5th प्लेस इनकी आएगी। बाकी एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट है स्टेफन मटाला की अपडेट, और ये अपडेट तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि स्टेफन मटाला इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऑलरेडी इनकी 1/3 प्रेप हो चुकी है, यस गाइस उसको इन्होंने पार कर लिया है। उसके बाद भी ही इज गेटिंग लीनर एंड हार्डर और फुलर एक सेम टाइम पर, मतलब इतनी प्रेप होने के बाद भी
इनकी फुलनेस हमें कम नहीं लग रही, इनका साइज हमें डाउन नहीं लग रहा। ही इज लुकिंग लीन एट, डेफिनेटली इनकी फिजिक अच्छी होती जा रही है, कंडीशन अच्छी होती जा रही है, बट मसल्स हार्डर साइड पर उतनी फुलनेस के साथ हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस बार ये अपनी फुलनेस लूज नहीं कर रहा है, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था जब इन्होंने दोनों शोज में कंपीट करा था। एक शो तो ये जीत गए थे, एक में सेकंड आए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर लाइनअप इतना स्ट्रांग नहीं था गाइस, नहीं तो इनके लिए जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता, बिकॉज ये उतनी ज़बरदस्त कंडीशन, उतनी ज़बरदस्त पीक हिट करके नहीं आए। तो वो फुलनेस जो इनको एक एक्स फैक्टर देती है, जिससे इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडियाज पर सारी, वो फिजिक तो ये कैरी कर ही नहीं पाए। वो वाव फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था इनकी दोनों स्टेज अपीयरेंसेस पर। तो वही है गाइस, इस बार वो चीज़ हमें लूज होती हुई नहीं लग रही, क्योंकि अपनी फुलनेस को बिल्कुल कैरी कर रहे हैं अभी तक, एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। क्योंकि इस बार शायद हमको स्टेज पर इनका क्रेजी 3D लुक देखने को मिल जाएगा। पैट्रिक टूर इज डूइंग मैजिक विथ हिम, और इनके साथ ही नहीं गाइस, वो अपने सारे एथलीट्स के साथ एक तरह से मैजिक ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे से उनकी फिजिक को समझ के उनको ट्रेन कर रहे हैं। देखो ना, मतलब लास्ट ईयर हमने देखा था जब ये स्टेज पर थे, बिल्कुल ही फ्लैट साइड पर लग रहे थे कि वो वाव फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था गाइस। और अभी तो इनकी आधी प्रेप हो चुकी है और इनकी मसल्स पूरी तरह से पॉप आउट कर रहे हैं। आप ट्राइसेप्स देखो, कितने इंक्रेडिबल ट्राइसेप्स हैं। इनके जैसे ट्राइसेप्स आई थिंक क्लासिक डिवीजन में 1-2 एथलीट्स के होंगे, मुझे वो भी याद नहीं। वो भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। नहीं तो ट्राइसेप्स जो फुलनेस ये कैरी करते हैं, मैन दैट इज इंक्रेडिबल, दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो अभी अगर इस अपडेट की बात करें तो ही इज लुकिंग इंक्रेडिबल ऑलरेडी। बाई फार आई थिंक हम इनका बेस्ट वर्जन स्टेज पर देखने वाले हैं, एंड ही कैन डेफिनेटली, अगर इस तरह से ये स्टेज पर आ गए, अपनी फुलनेस के साथ आ गए, अपने एक्स फैक्टर के साथ आ गए, डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ ये ना सिर्फ क्वालिफाई कर लेंगे, मिस्टर ओलंपिया में भी टॉप 10 क्रैक कर जाएंगे इस बार तो। बाकी अगर हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है गाइस विलियम बोनेक के बारे में। और विलियम के कोच गाइस इस वक्त पता है कौन है? बॉस ऑफ आउटलो, जिन्होंने अभी लेटेस्ट उनकी फिजिक अपडेट पोस्ट करी है, एंड ही इज लुकिंग गुड ओवर हियर। मतलब इनकी जैसी प्रेप चल रही है, हाफ वे इनकी प्रेप पहुंच चुकी है। लाइटनिंग इस अपडेट में बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंगल ज़्यादा अच्छा लिया गया है, और हाफ वे प्रेप के हिसाब से ये लोग काफ़ी खुश हैं प्रोग्रेस से, जिस तरह से इनकी बॉडी चेंज हो रही है स्पीड से। ये जानते हैं इस सेंचुरी की वन ऑफ द टफेस्ट बैटल होगी इस बार क्वालिफिकेशन के लिए, ना सिर्फ मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 प्लेसिंग के लिए गाइस, वो तो एक अलग ही सिनेरियो है। इवन क्वालिफिकेशन लेने के लिए इस बार बहुत ही टफ बैटल होने वाली है हर एक एथलीट की। एकदम ही हाई क्वालिटी टॉप 10 ओलंपियंस हमें देखने को मिलेंगे। एंड बॉस ऑफ आउटलो और विलियम बोनेक दोनों ने प्रॉमिस करी है टू ब्रिंग देयर ए गेम, टू मेक इट एपिक फॉर एवरीवन, ताकि सबको मजा आए और जस्टिफाई करेंगे इस लेवल की कंपटीशन को। बाकी डेफिनेटली गाइस लेग्स और आर्म्स में थोड़े से डाउन साइज लग रहे हैं, बट मैन एफर्ट्स पूरी तरह से पुट इन करे गए हैं। पता लग रहा है फिजिक चेंज होती हुई, एंड ही इज लुकिंग रियली गुड। आई मीन द टीम इज ग्रेट गाइस। मतलब इस टीम में आप देखोगे ना बॉस ऑफ आउटलो की, तो यहाँ पर आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? उर्स कैल्सिंस्की, वेस्ली विजर्स, एंड नाउ विलियम बोनेक, और मुझे 1-2 नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक काफ़ी अच्छी टीम है गाइस और काफ़ी अच्छे एथलीट्स डाइस्ड होकर आते हैं। सो यस, कंडीशनिंग इज गोइंग टू बी देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो ये कोच हैं इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। बाकी ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्रो प्रो, और वहाँ पर इनका सामना किससे है? मैंने आई थिंक कल के वीडियो में भी बात करी थी। वहाँ पर compete कर रहे हैं भैरूस तबानी, माइकल क्रीजो और आंद्रिया प्रेस्टी। तो क्या इनके चांसेस हैं? क्या ये जीत सकते हैं? क्या ये क्वालिफाई कर सकते हैं? मैन राइट नाउ आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बिकॉज पीक विलियम बोनेक की अगर हम बात करें, अगर प्राइम विलियम बोनेक की बात करें, तो मैन एब्सोल्युटली ही कैन क्वालिफाई, ही कैन बीट क्रीजो, ही कैन बीट भैरूस तबानी, ही कैन बीट आंद्रिया प्रेस्टी। बट अभी राइट नाउ जिस तरह से इनकी फिजिक थोड़ी सी डाउन हो रही है, उस तरह से मुझे चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं लगते मैन। बट विलियम बोनेक को कभी भी हम कम नहीं आंक सकते। अगर ये 2019 वाला पैकेज ले आए या उसके क्लोज वाला पैकेज भी ले आए, तो इनको बीट करना इज गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। बाकी भैरूस तबानी के तो मैं चांसेस स्ट्रांग समझता हूँ। एक विलियम बोनेक और भैरूस तबानी की बैटल अच्छी देखने को मिल सकती है, बट हाँ, अगर विलियम बोनेक अच्छे से आ गए, पीक हिट करके आ गए, तो क्रीजो को तो ये बीट कर देंगे। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस शो में भी जल्दी हमें पता लग जाएगा। अब तो एक के बाद एक शो होने वाले हैं गाइस, और लाइनअप सारे शो के बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो एनीवेज गाइस, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, आज की लास्ट अपडेट पर, और वो है नाथन डियाशा की। एंड फाइनली गाइस, नाथन डियाशा की हमें फिजिक अपडेट देखने को मिल गई है। एंड ओ मैन, मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट इस साल क्वालिफाई होने वाला है सभी एथलीट्स के लिए। ये सोच के तो हैरत हो रही है मुझे। मतलब इतने कम शो बचे हैं गाइस, एक के बाद एक शो होते जा रहे हैं, और एथलीट्स जो कि क्वालिफाई होने के लिए पूरे डिजर्विंग हैं, जो कि बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, वो नॉन क्वालिफाइड बैठे हैं। तो आप सोचो हर एक शो में कितना ज़बरदस्त लाइनअप होगा, कितनी भीड़ होती जाएगी क्वालिफिकेशन पाने के लिए। अब देखो, स्टार्टिंग के 5-6 शो तो सैमसन डॉट और हारी चुपन खा गए। उसके बाद अब बचते हैं जितने भी शो, उसके अलावा बहुत सारे एथलीट्स पुराने ऐसे हैं जो रिटर्न करके आए हैं। तो मैन क्वालिफिकेशन पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी टोनियो बर्टन क्वालिफाइड नहीं है, देख रहे हो आप, 2 शो वो ऑलरेडी कंपीट कर चुके हैं। उसके अलावा गुडविटो ने भी 2 शो में कंपीट कर लिया, अब वो भी क्वालिफाइड नहीं है। अब देखो हकीम विलियम्स, ही हैज़ ऑल्सो कंपीटेड इन 2 शोज, उसके बाद वो भी क्वालिफाइड नहीं है। तो आप देख लो कितना मुश्किल हो जाएगा। जॉन डेरोसा, उनको भी अभी कंपीट करना है, 2 शो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैन चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी अब सबके लिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। बट
अगर हम बात करें नाथन की, तो लास्ट ईयर व्हेन ही स्टार्टेड कंपीटिंग ही वाज अ फोर्स टू डील विद। मतलब इतनी इंप्रूवमेंट्स, इतना अच्छी कंडीशन, इतनी मसल हार्डनेस वो लेकर आए थे कि उनसे डील करना बहुत ही मुश्किल हो गया था सभी के लिए। यस, रीगन ग्राइम्सन ने बीट कर दिया था, बट डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल था। तो एनीवेज उस बारे में बात नहीं करते हैं, वो लास्ट ईयर की बात हो चुकी है, बहुत पुरानी। आप भी बोलोगे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट अभी तक ही इजंट इन द लीग टू कम्पीट। अभी तक इन्होंने कम्पीट करना इस साल के लिए स्टार्ट करा भी नहीं है। तो नाथन की अगर अपडेट की बात करें तो नाथन ने मैं बताया भी था इस साल ऑफ सीजन लेने का उनका रीजन ये है कि उनको मसल मास और ऐड करनी है, एंड ही हैज एडेड गुड मसल मास, दैट वाज द गोल, और इन्होंने उस पर काम करा भी है। यस, लैट इंसर्शंस अभी भी इनके वहीं पर हैं, बट उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं ये कब डिसाइड करते हैं कम्पीट करने का, बट मुझे लगता है जल्दी प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं। बट वही है गाइस कि लास्ट ईयर भी ये क्वालिफाइड तो थे मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए, बट इनको वीज़ा नहीं मिला। तो क्या इस साल इनको वीज़ा मिलेगा, या फिर ये सिर्फ अपना गोल, इनका गोल है इस कम से कम 20 प्रो शोज जीतना, उस गोल के लिए ये फाइट करेंगे? तो मुझे तो लगता है वही होगा, बिकॉज वीज़ा मिलना अगर इनको लास्ट ईयर मुश्किल हो गई थी, तो इस साल तो चीज़ें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी ऑलमोस्ट सभी एथलीट्स के लिए। जिनके लिए लास्ट ईयर थी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है इस साल। तो बाकी देखते हैं नाथन किस शो को पिक करते हैं। एनीवेज गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, किसकी अपडेट आपको अच्छी लगी। थैंक यू, बाय बाय।